नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली पे। और आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की बात करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड आपके 3000 एमसीक्यूज की क्लास चल रही है और प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 7 है। और इसके साथ साथ हमारी पीडीएफ दोस्तों लॉन्च हो चुकी है। और पीडीएफ जो आप सभी के लिए थी कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट बाई जायसवाल सर वर्ग 2 के लिए सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी बेस जो है 3000 एमसीक्यूज की पीडीएफ जो है लॉन्च हो चुकी है। और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंबाइंड किए गए हैं। ये नोट्स जो है पीडीएफ है एमपी टेट में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए विषय जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बनाई गई है, जिसको पढ़ने से सफलता निश्चित है। आप लोग केवल करना क्या है, इसकी प्राइस 299 रखा गया है, लेकिन दोस्तों 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है, 7 डेज के लिए है। तो यह टोटल आपको 149 पे यह पीडीएफ फाइल आपको 3000 एमसीक्यूज की मिलने वाली है। और ये कैसे मिलेगी, आपको केवल व्हाट्सएप पे कर देना है। और व्हाट्सएप करना है आपको, हम बता देंगे पेमेंट मेथड क्या है, सारी चीज़ें हैं। तो आज व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए सभी लोग, 8319862412 8319862412 ऑलरेडी आपको दिया गया है। इस पर आपको क्या है, व्हाट्सएप कर देना है, आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते। बाकी क्लासेज आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये पीडीएफ अगर आपको 3000 एमसीक्यू चाहिए तब आपको ये करना है पेमेंट। बाकी क्लासेज यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है सारी क्लासेज, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, और टीचर्स फैमिली है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। बाकी पहले प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका बेल आइकन पे स्क्रीन पर लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की बात करेंगे। फाइनली अभी हम 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। कल हमने आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन किया था, आज भी हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। और वो जो आपके पीडीएफ है उसी से यह प्रश्न सारे कर रहे हैं, यही क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है जो आज के क्लास का पहला प्रश्न है, प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इस आदता भरी पवनों को अचानक चलना क्या कहलाता है। जो प्रचंड गर्जना होती है और बिजली की कड़क होती है, इन आदता भरी जो पवनें होती हैं, हवा जो होती है अचानक चल जाती है। और ये अचानक चलना पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, मानसून प्रस्फोट या मानसून विच्छेद कहला जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये मानसून प्रस्फोट कहला जाता है। सी ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो प्रतिहार राजवंश का वास्तविक जो संस्थापक है, भोज परमार, महेंद्रपाल, ध्रुव या मिहिर भोज को माना जाता है। तो प्रतिहार राजवंश का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वह आपके मिहिर भोज को माना जाता है। जो भोज भी होता है, इनका पूरा नाम मिहिर भोज है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वेरी इंटरेस्टेड प्रश्न है। वर्ष 1991 के पश्चात आरंभ की गई सुधार नीति में औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या दिया गया है, वर्ष 1991 के पश्चात जो आरंभ की गई सुधार नीति है उसमें जो औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन पर विचार किया गया है, तो लघु उद्योग द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं को अनारक्षित श्रेणी में कर दिया गया है। केवल पहला ऑप्शन यहाँ पे संदर्भ में कथन पे विचार सही दिया गया है। वर्ष जो आपका 1991 के पश्चात जो है आरंभ की गई सुधार नीति में औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में कि लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं को अनारक्षित श्रेणी में कर दिया गया। पहला ऑप्शन यानी कि जो यहाँ पे दिया गया केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला जो प्रश्न दिया गया है कि गल्ला बख्शी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके संबंध में, गल्ला बख्शी के संबंध में दिया गया है। और नीचे जो है आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो सभी ऑप्शंस को रीड करना है और हमें बताना है इस प्रणाली में आपके कौन कौन से ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो देखिए गल्ला बख्शी के प्रणाली में देखा जाए तो इसे बटाई प्रणाली के नाम से जाना जाता था। क्या है, जो गल्ला बख्शी प्रणाली है इसे बटाई प्रणाली के नाम से जाना जाता था। और जो है इस प्रणाली को बहुत न्यायपूर्ण माना जाता था।
तो पहला और तीसरा कथन हमारा सही दिया गया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न जो दिया गया है कि अकबर के सामाजिक सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। अकबर के जो सामाजिक सुधार संबंध है, देखिए अकबर ने उसने सती प्रथा समाप्त की, पहला तो ये आता है, अक्सर पूछा जाता है सती प्रथा समाप्त किसने की, अकबर ने की। विधवा विवाह को कानूनी समर्थन दिया, अकबर ने किया। विवाह की आयु को बढ़ाकर लड़कियों के मामले में 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दिया, किसने किया था, अकबर ने किया था। तो उपरोक्त जो सभी ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ये अकबर के सामाजिक सुधारों के संबंध में सारे कथन हमारे सत्य दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष कौन से धर्म का पालन करता था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म। तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष जो धर्म का पालन करता था वह जैन धर्म का पालन करता था। बी ऑप्शन सटीक आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सैयद वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए सैयद वंश को देखा जाए तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। किसने की थी, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी और सैयद वंश की समाप्ति 1451 ईस्वी में हो गई थी। दो चीजें यहाँ पे सैयद वंश के संबंध में सही दी गई। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सटीक आंसर सही हो जाएगा। टीटी एग्जाम को 100% देखिए क्वालिफाइड करना है तो सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के संबंध में कथनों पर विचार करना है। सिख धर्म के संबंध में कथन दिया गया है और इन कथनों पर जो है हमें विचार करना है। नीचे जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सिख धर्म के संबंध में जो हमारा कथन सही दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बाबा रामचंद ने किया था। पहले गुरु गोविंद सिंह सिखों के नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया, उनके सिखों का नेतृत्व किसने किया था, बाबा रामचंद ने किया था। तो केवल थर्ड ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न दिया गया है ध्यानपूर्वक समझिएगा। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भारतीय रेल है उसके संदर्भ में देखिए, जो भारतीय रेल है, भारत में पहली रेल लाइन नैनी से प्रयागराज के मध्य निर्मित की गई थी। पहली रेल लाइन भारतीय रेलवे के सुचारू संचालन के लिए इसे 16 जीन में जो है जोन, जिसे हम जोन बोलते हैं, वह विभाजित किया गया था। कितने में, 16 जोनों में यह विभाजित किया गया था। तो दोनों कथन जो है भारतीय रेलवे के संबंध में सही दिए गए। अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है कि न्याय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन देखिए ज्यादा आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सोशल साइंस में लगभग हर टीटी एग्जाम में 30 से 40% कथन ही होते हैं। देखिए न्याय के संबंध में कथन यह है कि यह परस्पर व्यक्तियों में और समानता, स्वतंत्रता तथा सहयोग के सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करता है। आधुनिक उदार लोकतंत्र न्याय की सांख्यिक अवधारणा पर आधारित होता है। प्लेटो और अरस्तु न्याय की ज्यामितीय अवधारणा के पक्षधर थे। तीनों ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही दिए गए हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। मृदा के गठन व कणों के आकार के संबंध में दिया गया कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है। मृदा और गठन के कणों के आकार के संबंध में देखिए, चिकनी मिट्टी मृतिका बालू के कारण का समान जो है अनुपात होता है। मृदा के गठन में जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया है वह कौन सा सही दिया गया है, तो जो चिकनी मिट्टी की मृतिका और बालू के कण समान का अनुपात होता है, यह कथन असत्य दिया गया है। तो सत्य क्या दिया गया कि बलुई मिट्टी बालू के कणों का अनुपात अधिक होता है। जो बलुई मिट्टी होती है तभी तो बलुई मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि बालू के कणों का अनुपात अधिक होता है, यानी बालू के कण अधिक होते हैं। और दोमट मिट्टी में क्या होता है, बालू गाद मृतिका का समान अनुपात होता है, इसलिए इसे दोमट मिट्टी कहते हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन देखिए किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे नो डाउट सही हो जाएगा। इसके साथ ही बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुसलमानों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई थी। अब ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब जी के सभी से बनते हैं, लेकिन जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, वो बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं। इतिहास इतना गहरा है, कहाँ से पूछा जाएगा, इसीलिए एनसीईआरटी का कलेक्शन लेकर आया गया है।
तो वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुसलमानों के लिए कुल कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई थी? 482 सीटें जो है आरक्षित की गई थी। कब की बात करेंगे? 1937 के दशक की बात करते हैं। अगला है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो नई मुद्रा जो यूरो है वह आपके 1998 में ना ही प्रकाशित की गई है, ना ही 96 में, यह 1999 में की गई है। तो नई मुद्रा यूरो जो है किस वर्ष में प्रारंभ की गई? वर्ष 1999 में जो है आपकी प्रारंभ की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कि यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य होते हैं, इन देशों को ही यह ऋण जो है प्रदान करता है। और यह ऋण सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान को यह ऋण प्रदान कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान अब ऋण नहीं दे रहा क्योंकि उसका पिछला बकाया जो है ऋण नहीं मिल पा रहा है। तो केवल जो सदस्य हैं उन्हीं को ऋण प्रदान करता है। इसके साथ अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? जी हाँ, भारत का जो सुदूर पश्चिम बिंदु है वह कौन सा कहलाता है? वह आपका कहलाता है 67.7 पूर्व गुजरात में। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो दिया गया है 68, ये आपको ध्यान देना है, पूर्व गुजरात। दो चीजें आपको ध्यान देना है। इसके साथ अगला प्रश्न है, हरिहर प्रथम के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य दिया गया है? किसके? हरिहर प्रथम के संबंध में। देखिए, हरिहर प्रथम 1936 में राजा बना। उसने मैसूर और होयसल राज्य से युद्ध लड़ा और आरंभ में विजयनगर की राज्य व्यवस्था को कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ थी। तो तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं संबंध में सही दिए गए हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, उच्च न्यायालय में संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों के लिए संयुक्त न्यायालय भी हो सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण उच्चतम न्यायालय करता है, यह कथन गलत दिया गया है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण उच्चतम न्यायालय नहीं करता है। तो कौन करता है, ये अब आपको कमेंट करना है। आप लोग खोजिए कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका फिरोज से संबंधित है। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के संबंध में कथनों पर विचार करना है। जी हाँ, जो फिरोज तुगलक की धार्मिक नीतियां हैं उनके संबंध कथनों पर विचार करना है। और नीचे हमारे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस पहले की तरह है। तो फिरोज तुगलक के धार्मिक नीतियों के बारे में जाने। उसने मुसलमान स्त्रियों के इबादत करने और मन्नत मांगने के लिए पीरों की मज़ारों पर जाने के रिवाज पर रोक लगा दी थी। किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज ने जजिया को एक अलग कर बना दिया था। क्या है कि जजिया एक कर है जिसे अलग कर बनाया गया था। उसने स्त्रियों, बच्चों, अंधे, अपंगों को जाजिया से मुक्त कर दिया था। जाजिया जो कर था, तो किसे मुक्त कर दिया था? स्त्री को, बच्चे के और अंधे अपंग जो विकलांग है उनको जाजिया कर से मुक्त कर दिया था। तो पहला, दूसरा, फोर्थ सही है, लेकिन उसने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था, यह कथन गलत है। उसने केवल स्त्री, बच्चे और अपंग को किया था। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया 1 to 4 जो है हमारे कथन फिरोज तुगलक की धार्मिक जो नीति थी उसके संबंध में सही हो जाएगा। लगभग 7000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज जो युद्ध है, दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? और आप लोग देखे होंगे वर्ग 1 में नदियों से संबंधित जरूर आया कि किस नदी में कौन सा जिला है, कौन सा है, पूछा गया था ना। तो नदियों से संबंधित प्रश्न आएगा। ऋग्वेद में जो उल्लिखित प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है, जिसे 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय दर में वृद्धि को सही रूप में वर्णित करता है? तो विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की कीमत में कमी। यह विनिमय दर वृद्धि को सही वर्णित कर रहा है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की कीमत में क्या है? कमी। भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके साथ आपका अगला प्रश्न है कि कथन और कारण वाला प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होता है। कारण यह कि संविधान विविधता के मान्यता देने के साथ एकता पर बल होती है। अब आपको बताना है कौन सा कथन कारण हमारा सही दिया गया है कि नहीं दिया गया। देखिए, कथन और कारण ए और आर दोनों तो सही दिए गए हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए, लेकिन संविधान विविधता को मान्यता देने के साथ ही एकता पर बल देता है। यह आपका सही स्पष्ट नहीं कर रहा है। कथन तो सही दिए गए लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन को सटीक किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है, सूची में रिट दिया गया है, दूसरे में अर्थ दिया गया है। देखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार। देखिए, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसका जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सशरीर पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या कहते हैं, आपने पहले सुना भी होगा, इस बंदी को प्रत्यक्षीकरण किया जाए, लाया जाए, मतलब सशरीर उसे पेश किया जाए। तो सशरीर पेश करने को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उत्प्रेषण किसे कहते हैं? तो अधीनस्थ न्यायालय के अधीन आदेश को रद्द करना उत्प्रेषण कहलाता है। और परमादेश किसे कहा जाता है? तो परमादेश मतलब हमारा आदेश, परमादेश, परम आदेश, हमारा आदेश। और अधिकार जो होता है, आपका अधिकार क्या है, यह अधिकार प्रच्छा होता है। तो समझ लिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर पेश करना, उत्प्रेषण मतलब अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करना, परमादेश मतलब हमारा आदेश, और अधिकार प्रच्छा मतलब आपका अधिकार क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है 2143 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्धनता के कई पहलू हैं तथा उसे विभिन्न सूचकों के माध्यम से देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सूचक के अंतर्गत आता है? तो ये आपके स्वास्थ्य सेवाओं का भाव, निरक्षरता स्तर और सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच का भाव, ये तीनों निर्धनता के कई पहलू हैं। आय का स्तर नहीं होता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का भाव, निरक्षरता और सुरक्षित पेयजल 2, 3, 4 डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान होता है वह किस नाम से जाना जाता है? सवाना। किस नाम से दोस्तों? सवाना के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान जो है किस नाम से जाना जाता है? सवाना के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? भारत के नगरीकरण के संदर्भ में विचार करना है। कौन से कथन असत्य दिए गए हैं? तो वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण की वृद्धि दर 41 थी। 5 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले को नगरीकरण केंद्र कहते हैं। 1 करोड़ से अधिक नगरीय जनसंख्या वालों को नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। तो ये सारे कथन आपके क्या दिए गए हैं? असत्य दिए गए हैं। अब ये आपको ये अब असत्य दिया गया है तो आपको ये करना है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण की वृद्धि कितनी थी, ये नॉलेज रखना है। 5 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहते हैं, ये भी आपको नॉलेज रखना है। और 1 करोड़ से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले को नगरों को क्या कहते हैं, ये भी आपको नॉलेज रखना है। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे हम क्यों नहीं बताए हैं, तो हम भी बता सकते हैं, लेकिन जब आप लोग खोज करेंगे ना, तो जब आप स्वयं खोज करते हैं तो वो आपको एग्जाम तक याद रहेगा। इसलिए कुछ चीज़ें हम नहीं बताते हैं, आपको स्वयं खोजने के लिए देते हैं। ठीक है, तो खोजा जरूर कीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कीजिए, खोजिए, इसके बाद आपको अगली क्लास से अगले प्रश्न देखिए। उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही को चुनाव करना है। तो सूची दी गई है, पहले में प्रमुख उद्योग दिया गया है, दूसरे में आधार दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोहा इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, वस्त्र को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, चीनी को सहकारी उद्योग कहते हैं और एल्युमिनियम को खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो फेस टू फेस सामने दिया गया है। ठीक है, ए का 1 दिया गया है, ए का 1,
2 का बी, ठीक है, फेस टू फेस सामने दिया गया है, तो 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिया गया पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला है कथन और कारण से संबंधित आपका यह प्रश्न है, और नीचे जो है 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से जो आपका सही है वह हमें बताना है। देखिए, हमारा कथन कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1940 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। कारण कि उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। तो ए आर दोनों हमारे जो है कथन दिए गए हैं, सही दिए गए हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गेहूं की खेती के संदर्भ में सही दिया गया है। देखिए, गेहूं की खेती शीत ऋतु और बसंत ऋतु में की जाती है, सभी लोग जानते हैं। जैसे ठंड का आरंभ होता है सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और गेहूं की खेती के लिए 40 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता भी होती है। यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी मैदान की चेरनोजम या सेरनोजम मृदा में गेहूं की अच्छी खेती होती है। तो सारे ऑप्शन जो दिए गए गेहूं की खेती से संबंधित सही दिए गए। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य में भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। देखिए दोस्तों, भारत का बिहार जो है क्षेत्र शामिल था और उड़ीसा शामिल था, इसके साथ साथ बंगाल भी आपका शामिल था, लेकिन तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित जो मौर्य साम्राज्य उसमें शामिल नहीं था। तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों को माइंड में स्टोर कर लेना। मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, मुगल कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी, जमींदारों के ऊपर राजा होते थे, जमींदारों, सरदारों और राजाओं की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी, लेकिन तुर्की लेखकों ने राजाओं को भी जमींदार कहा, यह आपका गलत है। तो मुगल कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पहला और सी सत्य है, बी वाला सत्य नहीं है, इसलिए कालीन क्वेश्चन बी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, 7वीं सदी के दक्षिण राज्यों के संदर्भ में जो कथन सत्य है, यह ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ, विष्णु तथा शिव के पत्थर निर्मित मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ, लेकिन यह प्राकृत राजभाषा थी, यह गलत दिया गया है। 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में यह प्राकृत राजभाषा थी, यह कथन गलत है, लेकिन यह ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ, यह सही है। विष्णु तथा शिव के पत्थर निर्मित मंदिरों का निर्माण हुआ, यह भी सही है। और वाकटकों का राज उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था, यह भी सही दिया गया। अगला, प्राचीन कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो प्राचीन कालीन कृषि के संदर्भ में कथन है कि उत्तर वैदिक काल में किसान शासकों और योद्धाओं को नजराना देते थे, किसान लौहारों, रथकारों और बढ़इयों का पेट भरते थे। उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग बल कहलाने लगे। तो तीनों जो कथन दिए गए हैं प्राचीन कालीन कृषि से संबंधित है, डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, वर्ष 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया। कारण यह कि गांधी जी और उनके समर्थकों के कारण सुभाष चंद्र बोस को अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को दोबारा अध्यक्ष चुना गया, कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। तो यह कथन पूरी तरह से आपका गलत दिया गया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को आपके महात्मा गांधी जी ने ही चयन किया था। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, और इस अधिवेशन में पहले गांधी जी ने ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र को चुना था। तो उनका जो विरोध दिया गया गलत दिया गया है। गांधी जी और उनके समर्थकों के कारण सुभाष चंद्र बोस को अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद से त्याग देना पड़ा था, ये बात सही है। यानी एक गलत दिया गया है, आर सही दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि इनका मौलाना आज़ाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका पूरा नाम है। इनको जो है 1938 में कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। कैसा? निर्विरोध। तो यहाँ पे जो डी दिया गया है ए गलत है, किंतु आर सही दिया गया है।
आर हमारा बिल्कुल सही दिया गया कि कांग्रेस सदस्य को त्यागपत्र देना पड़ा था। दिल्ली में प्रतीक के रूप में नेता बहादुर शाह जफर थे, किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। इस समिति का जो प्रमुख था वह था जनरल वक्त खां। दिल्ली के प्रतीक के रूप में नेता जो बहादुर शाह जफर थे, किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था, जिसका समिति का प्रमुख जनरल वक्त खां था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का सही प्रयोग हुआ था। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का सही प्रयोग मिस्र की सभ्यता में मिलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला के राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत संवैधानिक दस्तावेजों के निर्माण या उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, संवैधानिक दस्तावेजों का निर्माण उन विचारों सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर गांधी और अम्बेडकर के समय तक वाद विवाद होता आया है। इसके साथ ही आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। दोनों कथन हमारे सत्य दिए गए हैं, इसलिए हम सी ऑप्शन को यहाँ पे चयन करेंगे। ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। तो इसे श्रेय जो प्राप्त है आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रह्म समाज की पुनर्जीवित करने का श्रेय देवेंद्र नाथ ठाकुर जी को प्राप्त होता है। स्वदेश आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुआ कि अनेक कपड़ा मिले और साबुन माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियां खुली। स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 की गई थी। तो ये डी ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुआ वह दिए गए हैं। तो सभी आंदोलन जो परिवर्तन हुए थे वह सारे सही दिए गए हैं। अगला, दिल्ली सल्तनत की प्रचलित जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनका सही क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत की जो प्रचलित प्रशासनिक इकाइयां हैं उनका सही क्रम है सूबा, सिख, परगना और गांव। सूबा, सिख, परगना, गांव। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। अगला है सुमेलित करना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, रेल मार्ग दिया गया है, कहां से कहां तक है। देखिए, यूरोपीय पर महाद्वीपीय जो रेल है वह आपके पेरिस से वारसा तक है। पहला ए का 5वां होगा। पार इंडीज जो रेल है वह आपके ब्यूनस आयर्स से वालपैराइजो तक है। पार जो साइबेरिया है वह आपकी लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक है। और जो आपके ओरिएंट एक्सप्रेस है ये आपके पेरिस से आपके इस्तांबुल तक है, यानी कि 5421। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। रेल मार्ग और कहां से कहां। तो इंटरनेशनल दिया गया है। देखिए, अब ये मत सोचिए कि भारत का ही पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। वर्ग 1 के लेवल आप लोग देख ही पाए हैं, इसलिए प्रिपरेशन जारी रखिए। 7 PM लाइव क्लास होगी, तो 7 PM में लाइव क्लास मत चूकेगा। अभी पहले पार्ट का जो आपका लाइव क्लास होता है, बाल विकास की क्लासेस चल रही हैं अभी। गुप्त काल में किस स्थान पर सर्वप्रथम ब्राह्मण पुरोहित का भूस्वामी के रूप में उदय हुआ। गुप्त काल के किस स्थान पर हुआ था। तो मध्य प्रदेश में। गुप्त काल के मध्य प्रदेश स्थान पर सर्वप्रथम ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय हुआ। मध्य प्रदेश राज्य जो भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि यह सेंटर में है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। उत्तर मुगल काल में राजा बनाने वाले जो किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं सैयद बंधुओं में कौन शामिल थे। तो इसमें आपके अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ये दोनों शामिल थे, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन। उत्तर मुगल काल में राजा बनने वाले जो किंग मेकर की भूमिका में सैयद बंधुओं में शामिल थे अब्दुल खां और हुसैन अली खां। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि
फिरोज द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी नहर 200 किलोमीटर लंबी थी। कहाँ से कहाँ तक जाती थी? सतलुज से निकलकर हांसी तक जाती थी। फिरोज द्वारा बनवाई गई ये सबसे बड़ी नहर 200 किलोमीटर की थी। मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन का जो है यह औरंगजेब मराठा समस्या को हल करने में विफल रहा। उसने कई मराठा सरदारों में क्या है मनसब दिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मराठा के विरुद्ध दक्कनी राज्यों के साथ गठबंधन सफल रहा, ये गलत दिया गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में कथन पहला और दूसरा सही दिया गया है, इसलिए हम पहले ऑप्शन को चयन करेंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन या परिहार करने की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं दिया गया है। देखिए, व्यक्तिगत या व्यक्ति को क्षमा दान या सजा में कमी कर सकता है। राज्यपाल जो होता है केवल राज्य के कार्यपालक अधिकार संबंधी आधार के संदर्भ में क्षमादान दे सकता है। जी हाँ, क्योंकि राज्य का ही राज्यपाल होता है तो वो राज्य का ही कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान नहीं कर सकता। जी हाँ, किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो राज्यपाल उसे क्षमादान नहीं कर सकता। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान दे सकता है, ये गलत है। अब दोनों विपरीत दे दिए गए तो स्वाभाविक बात है एक तो गलत होगा ही होगा, तो ये सही नहीं दिया गया है। मृत्युदंड जिसे दे दिया गया है तो राज्यपाल उसे क्षमादान नहीं कर सकता, बाकी क्षमादान कर सकता है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देना गया था? वह दूत था दिलवर खां लोधी। दिलवर खां लोधी के नेतृत्व में एक दूत मंडल जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने गया था। किसके नेतृत्व में? दिलवर खां लोधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय वाई है, CIGXM क्रमशः अर्थ दिए गए हैं। उपभोग का C, निवेश का I, सरकारी का G गवर्नमेंट सरकारी खर्च का, कुल निर्यात X दिया गया है और कुल आयात M दिया गया है। इस पर आपको हमें एक खुली अर्थव्यवस्था दी गई है, इस पर हमें सटीक आंसर बताना है। तो खुली अर्थव्यवस्था Y हमारा राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय बराबर आपका जो होगा वह होगा CIGX-M। और हमारा जो ऊपर बता ही चुके हैं, ये फॉर एग्जाम्पल जो दिया गया है X-M मतलब क्या होता है कि कुल निर्यात माइनस कुल आयात, कुल निर्यात माइनस कुल आयात, ये चीज ध्यान देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य दिया गया है। देखिए, कुषाण शासकों का संबंध यूची कबीले से था और कुषाणों की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। ये पहला और तीसरा कथन सही दिया गया है, बाकी दूसरा जो कथन है वह गलत दिया गया है, इसलिए हम गलत कथन नहीं पढ़ेंगे। और आज आपके लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर हमें बताना है कौन सा कथन असत्य दिया गया है। सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां व निगमन है। सार्वजनिक सेक्टर में मूलतः प्राइवेट और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे सम्मिलित हैं। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और PDF इसके 3000 MCQs की PDF फाइल NCERT प्राप्त करने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको सभी को बताए गए ऑलरेडी 8319862412, और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मैसेज मिल जाएंगी। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके डेली 11:30 में सोशल साइंस की क्लास पर, और 7 PM में लाइव क्लास के माध्यम से मिलेंगे। सभी मित्रों को जय